हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग रिवीजन का 16वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके जेएससी प्रवक्ता परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविक्स से जितने भी पार्ट बनाए गए हैं सभी पार्ट को आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो कहाँ पे दी जा सकती है? तो उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालय में दी जा सकती है। ठीक है, जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध का अंत कर दिया गया है और अब किसी भी विधि को या कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है। और किसी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए न तो न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या की उपस्थिति आवश्यक है और न ही यह शर्त है कि किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने के लिए 2/3 न्यायाधीशों की सहमति की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 83वें संविधान संशोधन में ये सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर है? राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर, ये जो है राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर है, व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। आयकर को आरोपित करके जो है संग्रहित करना संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है, किंतु राज्यों को जो है वृत्तियों, व्यवसायों और व्यापारों पर जो है आजीविकाओं पर कर लगाने की सत्ता प्राप्त है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 276 के अंतर्गत ये किया गया है कि राज्य द्वारा जो है व्यापार और व्यवसाय वृत्ति पर जो है कर लगा सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? जो पंचायत समिति का प्रधान होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। केवल ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त जो पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है इनके सदस्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र तथा राज्य के संबंधों से है? केंद्र राज्य संबंधों से है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है विवाद को सुलझाने के लिए अब तक मुख्यतः जो है 4 आयोग गठित किए गए थे। ठीक है, पहला था जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1970। ठीक है, दूसरा था राजमन्नार आयोग समिति। ठीक है, ये इसकी 1970 में। ठीक है, और तीसरा था एक सरकारिया आयोग, तीसरा था जो है सरकारिया आयोग 1988 में, और एक चौथा था आपका भगवान सहाय आयोग। ठीक है, भगवान सहाय आयोग ये था 1971 में। ठीक है, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 4 आयोगों का गठन किया गया है, तो जिसमें राजमन्नार समिति रिपोर्ट भी इससे संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है तो जनमत संग्रह। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जनमत संग्रह। आधुनिक काल में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण उपकरणों में उपक्रम जनमत संग्रह हो गया, लोक निर्णय हो गया, प्रत्यावर्तन हो गया, ये सभी जो है प्रमुख है। प्रत्यक्ष अथवा कहा जाए प्रतिनिधि प्रजातंत्र के लिए जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष तथा सर्वाधिक चुनाव दलों तथा हितों समूह की भूमिका जो है, प्रेम तथा प्रचार माध्यमों की स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में महत्वपूर्ण साधन माना जाता है किसको? जनमत संग्रह को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो ये गलत है। राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, तो ये भी गलत है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो 330 अनुच्छेद है
इसमें जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए जो है स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मैकाइबर के बहुलवादी प्रभुता के विषय में कौन सा एक ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। ठीक है, मैकाइबर कहता है कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल एक वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्यों के इधर उधर काट देता है और पुस्तक का अधिकांश भाग जो है राज्य के द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। दैवी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। दैवी सिद्धांत ये मानता है कि ईश्वर द्वारा जो है राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य की उत्पत्ति का यह सबसे पुराना सिद्धांत है, दैवी सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है और राज्य जो है मानवीय संस्था न होकर के एक दैवी संस्था है और मनुष्य जाति के हित व कल्याण के लिए ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया है। ईश्वर ने उन व्यक्तियों को जन्म दिया है जो इस जगत की उसकी सत्ता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे दैवी सिद्धांत से ईश्वर द्वारा जो है राज्य का निर्माण किया गया है, सबसे पुराना सिद्धांत ये माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी संयोजकता ठीक है, कौन सी मिलान सही है, कह सकते हैं? तो राज्य एक नैतिक व्यवस्था है, ये रोमन युग की बात है, तो ये गलत है। ठीक है, राज्य एक कानूनी व्यवस्था है, मध्यांतर युग की बात है, तो ये भी गलत है। राज्य एक दैवी व्यवस्था है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, आधुनिक युग है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को महत्ता प्रदान न कर जो है सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करने पर बल देता है। ये जो है आधुनिक युग में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में। ठीक है, तो राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, ये कब कहा गया? तो ये आधुनिक युग में कहा गया। ठीक है, तो ये संयोजकता यानी ये मिलान आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है। प्रभुसत्ता की प्रकृति कैसी है समकालीन युग में? तो ये सापेक्ष है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुलवाद के अनुसार जो है राज्य न तो जो है सर्वशक्तिमान है और न सर्वव्यापी है। यह अन्य संघों के जो है कुछ श्रेष्ठ व्यवस्था है, इसलिए जो है राज्य की संप्रभुता का स्वरूप जो है सापेक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? वास्तविक प्रभुसत्ता का सही प्रकृति का प्रतिपादक है। तो यह प्रभुसत्ता जिसकी वास्तविक रूप में आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। ठीक है, प्रभुसत्ता जिसकी वास्तविक रूप में आदेश जो है लोगों द्वारा माना जाता है, वही क्या होती है? वास्तविक प्रभुसत्ता का प्रकृति माना जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रभुसत्ता का सही प्रकृति का प्रतिपादक जो है प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। अब दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रभुसत्ताधारी जब न्याय या नैतिकता का पालन करता है तो वह स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं करता है। ठीक है, तो खुद को आदेश दूसरे को मनवाना। ठीक है, आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। ठीक है, उसके द्वारा दिया गया आदेश जो है लोगों द्वारा माना जाता है, वही वास्तविक प्रभुसत्ता का सही प्रकृति का प्रतिपादक माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम समाज का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और अनंतर राज्य अस्तित्व में आया। समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, डॉक्टर आशीर्वादम ने उन्होंने कहा था, डॉक्टर आशीर्वादम एक लेखक थे, उन्होंने बताया था कि ईंटों की दीवार में ईंट यदि समाज है तो सीमेंट राज्य है, और जो ईंटों को यथास्थान बनाए रखता है ताकि दीवार ज्यों का त्यों कायम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है। तो
तो राजनीतिक बहुलवाद का क्या अभिप्राय है? तो समुदायों की स्वायत्तता, ठीक है, समुदायों की स्वायत्तता ही राजनीतिक बहुलवाद का मुख्य अभिप्राय माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय जो है समुदायों की स्वायत्तता है और राजनीतिक बहुलवाद ने जो है राज्य के एक तत्वीय स्वरूप और अखंड प्रभुसत्ता करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समक्ष रखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 74 नंबर प्रश्न है, राजनीति शास्त्र पर परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था। तो किस पे केंद्रित था? तो राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर था। ठीक है, जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर मुख्यतः केंद्रित था। ठीक है, गिलक्राइस्ट कहता है कि राजनीति शास्त्र के परंपरावादी दृष्टिकोण में राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, जबकि लिकाक ने माना था कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। ठीक है, लिकाक ने माना था, लिकाक केवल सरकार को माना था और गिलक्राइस्ट ने जो है राज्य एवं सरकार दोनों को माना था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? संप्रभुता जो है वो राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अंग्रेजों द्वारा कहा गया था। ठीक है, बोदा जो फ्रांस का विचारक था, ठीक है, उसने सर्वप्रथम संप्रभुता को स्पष्ट किया एवं उसे जो है निरंकुश शक्तियों का लाभ दिया, परंतु और स्पष्ट रूप से हाब्स ने इसे जो है बिल्कुल निरंकुश बना दिया, जो एक अंग्रेजी विचारक था। ठीक है, तो हाब्स जो था वो एक अंग्रेजी विचारक था। तो ये हाब्स द्वारा अगर नाम दिया जाएगा हाब्स का, तो ये हाब्स द्वारा ही कहा गया था और हाब्स जो है अंग्रेज विचारक था। तो यहाँ पे देश की बात आ गई है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगर हाब्स रहता तो यहाँ पे ये हाब्स द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साथ निम्न में से किस एक तथ्य पर अधिक बल दिया जाने लगा? तो ये समाज में हित में निजी संपत्ति का नियमन, इस पर जो है बल दिया जाने लगा। समाज में हित में निजी संपत्ति का नियमन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। कल्याणकारी राज्य यह प्रयत्न अवश्य करता है कि नागरिकों को अभाव के कारण या असहाय अवस्था में जीवन या स्वास्थ्य के से जो है हाथ न धोना पड़े, परंतु वह आर्थिक विषमताओं को जड़ से मिटा देने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। तो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से जो है सब में, ठीक है, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में जो है वो विभाजित होना चाहिए। फेबियन वादियों की इस विचारधारा को हार्मोन ने स्पष्ट किया था। हार्मोन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि फेबियनों का प्रस्ताव यह है कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए और भूमि तथा औद्योगिक पूंजी पर जो है समाज का स्वामित्व स्थापित कर दिया जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? तो ये विकासवादी जो सिद्धांत था, ये राज्य के उद्भव के लिए जो है एक उदारवादी सिद्धांत के रूप में उभरा था। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी या कहा जाए तो इसको ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है मैकाइवर ने अपना विचार दिया था और उन्होंने कहा था कि उदारवादी दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण का जो है सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन समाज से अभिप्राय है। तो मार्क्स के अनुसार जो है वर्गविहीन समाज का क्या अभिप्राय है? तो उसका अभिप्राय था एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। ठीक है, एक समाज जिसमें मात्र सर्वहारा वर्ग हो। मार्क्स ये मानता था कि क्रांति स्वतः वर्ग के आधार पर की जाती है, फिर भी क्रांति के पश्चात जिस समाज की सृष्टि होगी वह वर्गविहीन होगा। अब वर्ग भेद समाप्त हो जाने पर जो है प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रशासन वस्तुओं के प्रबंध व उत्पादन की प्रक्रिया के संचालन के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के उद्भव के संबंध में हाब्स, लॉक व रूसो में क्या समानता है? हाब्स, लॉक, रूसो में क्या समानता है राज्य के उद्भव के संबंध में?
तो ये राज्य व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। ठीक है, तीनों ने माना था राज्य जो है व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे हाब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, ये तीनों जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो है प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और इन तीनों विचारकों के अनुसार जो है राज्य मनुष्यों द्वारा निर्मित है। इसके अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, परंतु इन विचारकों में जो है इस बात पर मतभेद है कि प्राकृतिक अवस्था सामाजिक और अराजनीतिक दोनों थी या केवल असामाजिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, फेबियनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया था। तो फेबियनिज्म ने जो है मार्क्सवाद से क्या ग्रहण किया था? तो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर जो है सामूहिक अधिकार ये ग्रहण किया था फेबियनवादियों ने। ठीक है, फेबियनवादियों ने जो है मार्क्स के इस विचार को स्वीकार किया कि सामाजिक कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सामाजिक हो, परंतु उन्होंने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत व वर्ग संघर्ष के विचार को नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्सवाद में जो है राज्य का विलीनीकरण संकेतित करता है। तो मार्क्सवाद में जो है राज्य का विलीनीकरण किस तरफ संकेत करता है? तो ये करता है कालांतर में राज्य स्वमेव समाप्त हो जाता है। ठीक है, कालांतर में राज्य स्वमेव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। मार्क्स का मानना है कि श्रमिक वर्ग जो है पूंजीपतियों के विरुद्ध जो क्रांति करेगा उसके बाद राज्य स्वमेव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य श्रमिकों के शोषण का एक साधन है। मार्क्सवाद के अनुसार जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र का जो है कार्य राज्य की सत्ता व व्यवस्था का प्रयोग करके पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उल्लंघन करना और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वितरण की समाजवादी व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक शांति व व्यवस्था बनाए रखकर जो है समाजवाद का व्यवस्था संचालन करना है, ताकि समाज में जो है साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो सके और फिर राज्य जो है स्वमेव समाप्त हो जाए। स्वमेव हो जाना मतलब है कि गुलामी एक तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, मार्क्सवादी राज्य को एक मानव निर्मित संस्था मानते थे। मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु व दूसरे कुछ विचारक ऐसे थे इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है कि राज्य एक प्राकृतिक अवस्था है। ये सब जो है राज्य को प्राकृतिक अवस्था नहीं मानते थे। मार्क्स जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद मानता है, ये भी आप लोग जानते हैं। और राज्य जो है श्रमिकों के शोषण के लिए है, ये भी कहा था मार्क्स ने। और वह जो है पूंजीपतियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक संभव सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और एक एंजिल्स लेखक थे, उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विरुद्ध विद्रोह के विरुद्ध जो है एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। यह मानव द्वारा निर्मित संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। तो सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सकारात्मक जो उदारवाद है उसमें ये बताया गया था कि व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। उदारवादी दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। ठीक है, उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु जो है वो व्यक्ति है और उदारवाद का मूल आधार जो है व्यक्ति है और व्यक्ति को ही साध्य मानकर यह आगे बढ़ता है। समाज और राज्य तो केवल साधन है, इनका महत्व नहीं वहीं तक है जहां तक वे साध्य की पूर्ति में सहायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्न में से किस एक से है? अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है अराजकतावाद से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। व्यक्तिवादी जो है जहाँ राज्य के कार्यों को केवल सुरक्षा तथा सुव्यवस्था तक सीमित करना चाहते हैं, वहीं पर जो है अराजकतावादी की समस्या उनके कार्यों को सीमित करने की ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर देने की है। जिस प्रकार साम्यवादियों का मुख्य शत्रु पूंजीपति है, उसी प्रकार जो है अराजकतावादियों का जो मुख्य शत्रु जो है ये राज्य है। इनका जो है मुख्य शत्रु माना जाता है राज्य, अराजकतावादियों का। और साम्यवादी जो थे उनका मुख्य शत्रु माना जाता है किसको? पूंजीवादी को। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें सर्वसत्तात्मक राज्य किसे कहते हैं? तो सर्वसत्तात्मक राज्य जो है
राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसको जो है सर्वसत्तात्मक राज्य कहा जाता है। राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसको जो है हम सर्वसत्तात्मक राज्य का संज्ञा देते हैं। ठीक है। जिस राज्य में व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर राज्य का पूरा अधिकार होता है, ऐसी विचारधारा को हम जो है सर्वसत्तात्मकवाद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? तो अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों को का न होना। ठीक है। अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना, ये क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय माना जाता है। ठीक है। ग्रीन ने जो है सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट किया था और उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता उन वस्तुओं को रोकने तथा उपयोग करने की शक्ति है अथवा सामर्थ्य में निहित होती है जो कि करने अथवा उपयोग करने योग्य है। स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत उन प्रतिबंधों व्यवस्थाओं को हटाने की मांग करता है जो सामाजिक व्यवस्थाओं से पैदा हुई हो और जिन्हें जो है हटाना व्यवहारिक भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता निम्न में से एक को सच्चाई मानते हैं। तो प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के जो प्रवक्ता हैं, निम्न में से किसको एक सच्चाई मानते हैं? जन्म से असमानता की मान्यता, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। जन्म के आधार पर असमानता की अस्वीकृति, तो ये भी आपका गलत है। प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति ये मानते थे। ठीक है। प्रजातंत्र के जो अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता थे वो मानते थे कि प्राकृतिक असमानता की अस्वीकृति को उन्होंने स्वीकार किया था। प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है। तो संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। ठीक है। राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। ठीक है। लाक ने जो है सर्वप्रथम संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार की कोटि में रखा था, ये आप लोग जानते होंगे। और इस अधिकार की रक्षा के लिए जो है राज्य की स्थापना एक न्यास के रूप में थी। ठीक है। अतः राज्य के उद्भव से पूर्व जो है संपत्ति का अधिकार विद्यमान था, ऐसा किसका मानना था? तो लाक का ऐसा मानना था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है। तो संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्ति को जितना भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है। तो व्यक्ति के संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद के जो प्रमुख प्रवक्तक माने जाते हैं जॉन लॉक, उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता के अलावा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में रखा है। ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तिवाद की सबसे बड़ी देन थी और इसमें जो है राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तथा व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है, ये कहा था लॉक ने। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।